हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए हम न्यू सीरीज़ लेके आ रहे हैं, वो है मॉडल पेपर इम्तियाज शाहिद के मॉडल पेपर पास पेपर, जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई भी जॉब आए तो आप उसमें आपको जो उसका सिलेबस मिलता है, यानी कि जो आपने जिसकी तैयारी करनी है वो उसमें ये 7-8 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें जैसे जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं और पास पेपर में इन तमाम चीज़ों से पेपर बना होता है। तो पहले क्या हुआ करता था कि तकरीबन 70-80% जो है वो पास पेपर में से जो एज इट इज़ जो है वो पेपर आ जाता था, मगर अब थोड़ा सा क्योंकि न्यू पॉलिसी के मुताबिक 40-60% अमूमन देखा गया है कि पास पेपर में से पेपर आता है, मगर वो आता इस तरह है या तो फिर कुछ अल्फाज रद्दो बदल से उसी सवाल को किसी और अंदाज में जो है पेश किया जाता है, या फिर ये होता है उससे रेलेवेंट बात पूछी जाती है। तो अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वाले ये देखते हैं कि किस तालिब इल्म के पास कंसेप्ट है, यानी कि किस चीज़ को समझेंगे शायद। तो हम यहाँ पे जो 100 MCQs आप आज करेंगे मॉडल पेपर, वो हमने 2020 के, 2021 के, 2022 के और 2023 करना है। आज 2021 का पहला मॉडल पेपर है, ठीक है। तो आप अगर न्यू हैं तो चैनल पे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सर नासिर नेम से है। इसके बाद मेरी वेबसाइट फैज़ी FAIZIPORTL पोर्टल पे भी इसके जो है आपको ये नोट्स वहाँ पे भी मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। हमने 3 चीज़ें मॉडल पेपर में करनी है। एक तो इसमें जो गलत हैं, गलतियाँ हैं, उनको दुरुस्त करना है। दूसरा, इसमें एक एक MCQ को डिटेल से पढ़ाऊँगा, उर्दू में समझाऊँगा, कंसेप्ट समझाऊँगा। असल मकसद है आपको समझाना कि बात क्या है। तो ये उन तालिब इल्मों के लिए एक अच्छा मौका है जो कि हर वक्त इम्तिहानात में जाके बैठ के कहते हैं कल से हमने तैयारी करनी है। तो आज आपने जस्ट लेक्चर सुनना है एंड तक, ठीक है। 1 से 2 बार आपने ये लेक्चर सुनना है और 2 बार सुनने के बाद मुझे यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं एकेडमी के नंबर पे, और वहाँ पे मैं आपको इसका 100 MCQ का ऑनलाइन टेस्ट आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप हैरान रह जाएंगे, आपने जैसे अगर 2 बार ये लेक्चर सुन लिया तो 80 से 90 MCQ आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो अभी आपको रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है, इस लेक्चर को बस बार बार सुने। तो इम्तियाज़ शाहिद मॉडल पेपर आज हम 2021 का करने जा रहे हैं। कौन सा? असिस्टेंट प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का 2021 का। चलें विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो 100 MCQs हैं एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। तो इसमें जो पहला हमसे सवाल पूछा गया था वो था एथिकल एक्शन। वो कहते हैं एथिकल एक्शन है, ये किसकी टर्म है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे जवाब में कहा था कि नॉर्मेटिव एथिक्स है। अब नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होती है आपको अगर मैं समझाऊं तो ये फ़िलासफ़ी से जो है ये MCQs लिया गया है। तो उसमें ये क्या है, ये मोरालिटी की बात करता है। ये जो बात करता है ये अखलाकियात की इस MCQs में बात की गई है। जैसे कि ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है सिस्टमेटाइजिंग, डिफेंडिंग, रिकमेंडिंग कंसेप्ट्स ऑफ राइट और रॉन्ग बिहेवियर। इसमें राइट और रॉन्ग बिहेवियर, अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई जाती है। जो हम जनरली तौर पर जिन चीज़ों को हम अच्छा समझते हैं हमें वही चीज़ें करनी चाहिए, और जनरली तौर पे जिन चीज़ों को हम बुरा समझते हैं हमें वही उन चीज़ों से बाज रहना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। पाकिस्तान में देखें, अब अगर हमारी गवर्नमेंट शराब बनाना शुरू कर दे तो जाहिर सी बात है बिकना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत लोग पीने, और इसमें क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। मगर क्योंकि ये बुरी चीज़ है इसलिए हमारी गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं करती। तो यही होता है नॉर्मेटिव एथिक्स में कि हम अच्छे और बुरे बिहेवियर को समझते हैं, उसी के मुताबिक अमल करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मेटिव एथिक्स है इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमसे पूछते क्या पाकिस्तान इज द डैश लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर। तो पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पे शुगर प्रोड्यूस यानी कि बनाने वाला मुल्क है, और 8वें नंबर पे कंज्यूम करने वाला भी मुल्क है। यानी कि शुगर अगर 5वें नंबर पे पाकिस्तान टॉप पे बना रहा है तो 8वें नंबर पे उसे खा भी रहा है। अगर इसमें हम 5 मुल्क की तरतीब से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बनाने वाला नंबर 1 पे है वो ब्राज़ील है। उसके बाद इंडिया का नाम आता है, फिर चाइना का नाम आता है, थाईलैंड, और 5th नंबर पे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान शुगर बनाने में 5वें नंबर पे और वो शुगर को खाने में 8वें नंबर पे है। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जाता है कि पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर, इसलिए मैंने डिटेल से यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट MCQs को देखते हैं। अच्छा, इससे रेलेवेंट एक और MCQs, हमने थोड़ा सा रेलेवेंट बातें भी करनी है। तो हम ये अमूमन हर पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान के शुमाल में कौन सा मुल्क है, मगरिब में कौन है, शुमाल मगरिब में कौन है, शुमाल मशरिक में कौन है। तो ये भी मैंने यहाँ पे जो है आपको डायाग्राम बना के यहाँ पे बता दिया है।
और यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान के वेस्ट की बात करें, पाकिस्तान के वेस्ट यानी कि मगरिब में, वेस्ट कहते हैं मगरिब में कौन सा है तो ईरान है। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान है शुमाल मगरिब में, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है, अफ़गानिस्तान। और नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो चाइना है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में शुमाल मशरिक में जो है चाइना है, जबकि जो इंडिया है वो साउथ ईस्ट में है। हमारे साउथ ईस्ट में कौन सा है, जनूब मशरिक में, साउथ ईस्ट में हमारा इंडिया है, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा इसे दोबारा सुनना है ताकि आपको ये याद हो जाए कि कौन सा मुल्क कहाँ पे लायक करता है पाकिस्तान के। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं कि पाकिस्तान, अच्छा यहाँ पे अब एक जियोग्राफी से ये है कि पाकिस्तान कहाँ पे लाया करता है, ट्रॉपिक जोन होते हैं। देखिए दुनिया को समझने के लिए, दुनिया को देखिए, हम दुनिया है ना बेजवी शक्ल की एक दुनिया गोल, या हम जिसे आप कहते हैं, तो उसे समझने के लिए क्या कहा हमने, दुनिया के नक्शे बनाए, नक्शे बना के उनको मज़ीद स्टडी के लिए दुनिया को फ़र्जी तौर पे नाम दे दिया। यानी कि हमने यहाँ पे एक दुनिया के बिल्कुल दरमियान में एक लाइन खींची, इमेजिनरी यानी कि ख्यालाती लाइन, ठीक है, जो वो उसे कहा कि ये इक्वेटर है जी, ये दुनिया के दरमियान में एक लाइन हमने इमेजिनरी लाइन खींची और उसे इक्वेटर, ये जहाँ पे मेरा ये माउस है, ठीक है, कर्सर है, तो इसके ऊपर हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे एक और लाइन खींची और इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ नीचे इक्वेटर से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमने कहा, दो ये भी इमेजिनरी लाइन यहाँ पे बनाई ताकि दुनिया के इस हिस्से में क्या हो रहा है, किस तरह इसको स्टडी करनी है, ये गर्म है, ठंडा है, सूरज के नज़दीक है, सूरज से दूर है, ये सब चीज़ें स्टडी करने के लिए, ठीक है, हम इस दुनिया को डिवाइड करते हैं, मज़ीद इसे हम एलोब्रेट करने के लिए, इन चीज़ों की वजाहत के लिए, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम कह सकते हैं कि यार ये नॉर्थ के नज़दीक है ये, ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस जगह पे पाकिस्तान लाइक करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे कहते हैं। इसके नीचे जो होती है वो इक्वेटर की इमेजिनरी लाइन है, जैसे अक्सर पीपीएससी में पूछा गया था कि वो रिवर 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करता है, तो इस इमेजिनरी लाइन को 2 बार वो रिवर जो है वो इसे टच कर रहा होता है। तो पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है, ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि दुनिया को मज़ीद डिटेल से पढ़ने के लिए हम इमेजिनरी तौर पे दुनिया के मैप पे, दुनिया के नक्शे पे लाइंस लगाते हैं, उनको पढ़ते हैं, और पाकिस्तान जो है वो इस जगह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, ठीक है। आप अच्छा इसके रिलेटेड थोड़ा सा मज़ीद पढ़ते हैं, तो आपने ये दुनिया के इस तरह नक्शे में इस तरह की जो लाइंस देखी होंगी, इस तरह की, तो इनको क्या कहते हैं, इनको हम जो कहते हैं हम इनको देखें, आपने लैटिट्यूड सुना होगा, तो इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। जो इस तरह की लाइन होती है ना, इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ और साउथ का हमें बताते हैं कि ये ऊपर वाली तरफ नॉर्थ और नीचे वाली तरफ साउथ होता है, ठीक है। देखिए अब दुनिया का वर्ल्ड मैप आपने कहीं जाना हो तो आप मैप देखेंगे ना दुनिया का, तो उसके लिए, उसको समझने के लिए लाइंस मज़ीद जो ये बनाई जाती हैं, ये कौन सी हैं, ये नॉर्थ और साउथ को ये लाइंस बनाती हैं, ये लैटिट्यूड कहलाती हैं। इस तरह जो लाइंस लगाना, दूसरी लाइन होती है जो इस तरह लगाई जाती हैं दुनिया के इस तरह, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अब जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं, अब देखें जो बहरी जहाज़ है ना, बहरी जहाज़ जब वो समंदर में सफ़र करते हैं तो उनके पास नक्शे होते हैं। अब दुनिया तो गोल है और हमने इस तरह ये जो लाइन है ना, ये इमेजिनरी है, हमने खुद लगाई है, क्योंकि दुनिया पे ये लाइनें होती नहीं हैं, हमने लगाई हैं दुनिया को मज़ीद स्टडी करने का, ताकि हमें पता लगे नॉर्थ में कौन सी चीज़ है, साउथ में कौन सी चीज़ है, और इन दुनिया को स्टडी करना। और इस तरह भी जो इस तरह हमारी लाइनें हैं जिनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, वो भी फ़र्जी लाइन है, तो है तो फ़र्जी। तो इन फर्जी लाइनों में अब दुनिया का जो नक्शा होगा, जो शिप कहीं जा रहा होगा तो वो इस नक्शे को देखेगा, तो नक्शा सारी दुनिया के पास, हर शिप के पास एक जैसा होगा तो वो सफ़र कर सकेंगे ना। अगर अब मुख्तलिफ बंदों के पास मुख्तलिफ नक्शा होगा तो फिर तो नहीं हो सकेगा। इसलिए हमने कोई चीज़ें, कुछ जगहों को जो है वो प्राइम मेरिडियन कह दिया। अब इसमें जो लॉन्गिट्यूड में एक यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होती है और यहाँ पे ये 100, इसे हमने कह दिया कि प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। जो नक्शा जो इसे 1884 में वाशिंगटन डीसी में जो है 41 डेलीगेशन जो है वो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, जो कि 21-22 कंट्रीज़ के लोग थे, और इन्होंने कहा था कि ये जो है प्राइम मेरिडियन, इसे वोट दे के मान लिया था, और इसी वजह से आज तक दुनिया में यही नक्शा जो है वो राइज है। मतलब जो इसमें प्राइम मेरिडियन की ये जगह है जिसे ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। अब प्राइम मेरिडियन दुनिया के किस जगह पे है? ग्रीनविच मेरिडियन में है, लंदन में। आपको ये पीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है प्राइम मेरिडियन, तो ये लॉन्गिट्यूड में ये इस लाइन को हमने कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि हमने एक जगह मुकर्रर किया है ताकि दूसरी जो जगह हैं इनका हम असल नक्शा मुतय्यन कर सकें, ठीक है। ये फर्जी सब लाइन्स होती हैं, तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है लॉन्गिट्यूड होती हैं, ये हमें ईस्ट वेस्ट का बताती हैं। किसका? ईस्ट और वेस्ट का बताती हैं, जबकि जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं वो हमें नॉर्थ और साउथ का बताती हैं, ठीक है।
तो अच्छा, जो वर्ल्ड की शेप है पीपीएससी में या दूसरे एग्जाम में पूछा गया है कि दुनिया की शेप गोल नहीं है, राउंड नहीं है, आपको ये शेप है ऑब्लेट स्फीरॉइड नाम से ये शेप है दुनिया की, बेजवी हम इसे कह सकते हैं। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि वर्ल्ड की शेप क्या है, ऑब्लेट स्फीरॉइड जो है इसका शेप का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हम अच्छा, इसमें मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन कौन सी चीज़ें, यानी कि दुनिया के इस जगह में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सब का मैंने बता दिया है कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या वाटर बॉडीज़ जो है वो कौन कौन सी इसमें लगती हैं, ये सबको यहाँ पे डिटेल से लिख दिया है। मज़ीद आपको पढ़ने के लिए दिलचस्प, ये उन तालिब इल्मों के लिए जो न्यू है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ से हमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरोएस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। नैरोएस्ट स्ट्रेट का क्या मतलब है, यानी कि जहाँ पानी के दो बड़े अजसाम, यानी कि आप एक जस्ट इमेजिन करें कि एक बहुत बड़ा इधर दरिया है, इधर दरिया है, लेकिन दरमियान में ज़मीन है और ज़मीन के अंदर से छोटी सी जगह है। उन दो दरियाओं को या उन दो समंदरों को, बड़ी वाटर बॉडीज़ को मिलाने के लिए वो छोटी सी जगह है, उसे हम स्ट्रीट बोलते हैं जियोग्राफी में, ठीक है। अब जियोग्राफी में हमने स्ट्रीट बोल दिया, अब इसमें दुनिया में सबसे बारीक स्ट्रीट भी तो होगी ना कोई, जो बड़े पानी के दो असामों को आपस में कनेक्ट कर रही होगी। जब यहाँ ये देखिए, ये भी पानी का, ये भी ज़मीन है, ये भी ज़मीन है, और ये पानी का एक, आप इसे सी बोल लें, तो और ये भी एक पानी का बहुत बड़ा सी है, ठीक है। तो ये दोनों इस छोटी सी जगह से मिल रहे हैं, और सबसे छोटी जो स्ट्रीट है, ठीक है, दो बड़े अजसाम को पानी का मिलाने वाली छोटी पंक्ति, या जिसे आप कह सकते हैं, कोई ऐसा नाम दे सकते हैं, तो उसे हम स्ट्रीट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अक्सर ये पीपीएससी में पूछा जाता है। तो सबसे बारीक कौन सी है, तो सबसे स्ट्रीट जो बारीक है वो स्ट्रीट ऑफ टर्टर है, ठीक है। तो ये रशिया और स्केन जो है इन दो को जो है वो दरमियान है, ठीक है, और मिलाती सी ऑफ जापान एंड सी ऑफ ऑक्सोक को मिलाती है। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, दिस इज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू प्रोनाउंस। अच्छा, पर इन दो को ये मिलाती है, तो ये सबसे बारीक स्ट्रीट है, नैरोएस्ट स्ट्रीट है, स्ट्रीट ऑफ टर्टर इसे बोलते हैं। दो बने पानी के अजसामों को मिलाने की, उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। और सबसे बारीक स्ट्रीट ऑफ टर्टर है। ये दो बातें आपको समझनी है जो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें तो हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब हमसे ये पूछ रहा है कि कितनी कंट्रीज़ हैं जो मेंबर हैं, किसकी, यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर हैं वो कितनी कंट्रीज़ हैं। तो हमने कहा कि 27 कंट्रीज़। 27 कंट्रीज़ क्या हैं, देखिए दुनिया में यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो उन्होंने मिलके क्या कहा कि हम आपस में ट्रेड को, जो हमारी ट्रेड होती है या हमारे आपस में 27 कंट्री में लोग आते जाते हैं, इनके लिए कुछ आसानियां पैदा करें ताकि इन 27 ममालिक के लोग जो है ना वो आसानी से इधर उधर जा सके और अपना जो भी है वो ट्रेड कर सकते हैं, आपस में तिजारत कर सकें, आपस में एक दूसरे के बगैर किसी वीज़े के इन कंट्रीज़ में आ सकें। तो इन 27 कंट्रीज़ ने मिल के, जो कि पहले 28 थी लेकिन इसमें यूके जो है इससे निकल चुका है, जिसे उसको एक ख़ास तौर पर अक्सर पीपीएससी में पूछा जाता है कि यूके के यूरोपियन यूनियन से निकलने को क्या कहते हैं, ब्रेक्सिट कहते हैं, ठीक है, उस अमल को। और वो भी आगे जाके मैं उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे मैंने पुट कर दी हैं। तो इसकी 27 कंट्री हैं और ये ट्रीटी, किस ट्रीटी के साथ यूरोपियन यूनियन बनी थी। देखें, कोई भी यूनियन जो बनती है दुनिया में उससे पहले एक मुआहदा होता है उनके। तो ये मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी थी, उसके बाद ये बनी थी एक पूरी। तो इसका अगर मैं बात करूँ तो ये 7 फरवरी 1992 में जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी और 1 नवंबर 1993 में ये जो है ये बनी थी। अगर इसके हम बात करें, इसकी जो लोगो है यूरोपियन यूनियन का, उसमें 12 गोल्ड स्टार्स हैं इस तरह, उसके नीचे ईयू, उसके दरमियान में ईयू लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए यूरोपियन यूनियन का। और ठीक है, ये किस ट्रीटी के तहत बनी थी, यूरोपियन यूनियन जो 27 मुल्कों ने आपस में इत्तेहाद किया। अगर आप इत्तेहाद ही से कह सकते हैं कि हम आपस में जो है वीज़ा नहीं होगा, इनने आपस में एक बैंक बनाया था और करेंसी जो है वो अपनी यूरो जो है उसको जो है 27 मुल्क में वो चला रहे थे। क्योंकि इससे पहले 1914 से 1918 तक जो वर्ल्ड वार 1 हुई थी और 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वार 2 हुई थी, जिसमें पूरी दुनिया को तहस नहस हो गई थी और सारी दुनिया को जो है ज़रूरत थी कि नई नई ट्रीटीज़ दुनिया ने की ताकि उनका जो माशी हालत है वो लोग बेहतर हो सके और वो डेवलपमेंट हो सके। तो ये इससे पहले बहुत सी ट्रीटी हो चुकी थी, जैसे 1951 में
ECSC यानी कि ठीक है, यूरोपियन कोल एंड स्ट्रीट कम्युनिटी हो चुकी थी, इस तरह की ट्रीटीज हो चुकी थी, या फिर EEC ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हो चुकी थी, इसमें भी बहुत सी ट्रेड्स की बात होंगी थी। इनकी ये भी कब हुई, इनकी मैंने डेट्स लिख दी हैं, तो आपको यूरोपियन यूनियन कब हुई थी और किस ट्रीटी के तहत हुई थी, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत हुई थी, और 7 फरवरी 1992 में ये इसे साइन किया गया था और इसे इन्फोर्स किया गया था 1 नवंबर 1993 में। इसके जो लोगो है उसमें 12 स्टार्स होते हैं और इसकी करेंसी यूरो है। ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा कि यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ हैं। 27 कंट्रीज ने आपस में बहुत चीज़ें फ्री की हुई हैं, ट्रेड इजीली कर सकते हैं वो। उन्होंने अपना एक बैंक बनाया हुआ है और इस तरह करेंसी एक ही रखी हुई है, और ये किस ट्रीटी के तहत हुई थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको MCQs अब नहीं बोलने। इन कंट्रीज़ के मैंने 27 के नाम भी लिख दिए हैं। और यहाँ पे मैंने कहा था कि देखें, यूरोपियन यूनियन से जो यूनाइटेड किंगडम का निकलना है 2020 में हुआ था। 2020 में आपने याद रखना है, ब्रेक्सिट उसे कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम का निकलना यूरोपियन यूनियन से, इस अमल को जो है वो ब्रेक्सिट कहते हैं। ये PPSC में पूछा गया है। ठीक है, ये जितनी भी मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ ये अक्सर PPSC में पूछी जाती है और पूछी गई हैं, तो आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट MCQs का हम बात करें तो हमने कह रहा है विच टैब इज नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। वो कहता है जब पावर पॉइंट पे आप एक प्रेजेंटेशन को ओपन करते हो तो लेफ्ट पैनल पे क्या कौन सा टैब अवेलेबल नहीं होता। नोट्स का हमने कहा टैब अवेलेबल नहीं होता, तो ये हम पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं। पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए आपके कंप्यूटर में आपने पता है क्या करना है, यहाँ पे जाके PPT क्या है, एक्सटेंशन है। ये भी PPSC में अक्सर पूछा जाता है कि PPT, या किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि PPT क्या है, या डॉक क्या है। तो PPT एक्सटेंशन है पावर पॉइंट की। ठीक है, और डॉक एक्सटेंशन जो है वो किसकी है, वो है वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट की। ठीक है, MS वर्ड जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं PPT जैसे प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन हो गया है। ठीक है, जस्ट PPT मेरे ओपन करने से पावर पॉइंट जो है वो ओपन हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो हमसे ये बात कह रहा है वो हमसे कह रहा है कि इसमें जो है व्यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखें नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइडर व्यू, नोट पेड व्यू। तो नोट पेड व्यू में इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि लेफ्ट पैनल पे विथ टैब इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कि टैब अगर हम यहाँ पे नोट पेज व्यू को करें तो यहाँ पे देखें लेफ़्ट में कोई जो है वो नोट अवेलेबल नहीं है, जबकि हम नॉर्मल में करें तो यहाँ पे लेफ़्ट पे हमें अवेलेबल है। तो यही बात इसमें नॉर्मली पूछी गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 बातें आपने पढ़ी, एक तो प्रैक्टिकली हमने करके देख लिया, दूसरी बात जो पावर पॉइंट होता है ये किसी चीज़ को प्रेजेंटेशन पेश करने के लिए हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, अक्सर ये भी पूछा जाता है। और इसकी जो एक्सटेंशन है वो PPT है। चलें यहाँ पर मैं MS वर्ड की भी यहाँ पर पुट कर देता हूँ ताकि चलें DOC है। ठीक है, तो ये इनकी एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, आपको ये अक्सर पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पूछा गया था, सिद्दीक खान ने वोट हासिल किए थे मेयर ऑफ लंदन बनने के लिए, 55.2 हासिल किए थे। नेक्स्ट हमसे जो सवाल पूछा गया है, द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज। अच्छा, साल्ट रेंज का क्या मतलब है और हाईएस्ट पीक का, 2 बातें। हाईएस्ट पीक और साल्ट रेंज आपस में इंटरकनेक्ट हैं, ये 2 वर्ड्स देखें। साल्ट रेंज क्या होती है, और ये पहाड़ी सिलसिले हैं। ठीक है, दुनिया में बहुत से पहाड़ी सिलसिले हैं, तो उसमें एक साल्ट रेंज भी एक पहाड़ी सिलसिला है जिसमें हाईएस्ट भी, जब पहाड़ी सिलसिला है तो उसमें सबसे लंबा पहाड़ भी होगा उस सिलसिले में, तो उस पहाड़ को अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर इस तरह होता है। तो इसका जो साल्ट रेंज का हाईएस्ट पीक है वो सक्सेसर है, और ये सक्सेसर इसकी अगर हम बुलंदी की बात करें तो 1522 मीटर इसकी बुलंदी है। तो ये साल्ट रेंज का जो बुलंद तरीन पहाड़ है, आपको ये याद रहना चाहिए कि साल्ट रेंज कहाँ पे है, पोठोहार पाकिस्तान में जो ये पहाड़ है सक्सेसर। तो ये 1522 मीटर जो है इसकी बुलंदी है। ठीक है, उसका जो लंबा तरीन है।
तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं तो कराकोरम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। देखें कराकोरम हाईवे जो है वो पाकिस्तान एंड चाइना में है। ये कब 1978 में तकरीबन ये मुकम्मल हुई थी और इसकी जो अगर लंबाई की बात करें तो 810 माइल्स है। इसको पाकिस्तान में N95 या नेशनल हाईवे N95 कहते हैं। चाइना में इसको कहते हैं जो नेशनल हाईवे 314, ठीक है। इसका इंडिया में नाम है, पाकिस्तान में हसन अब्दाल से, और जो चाइना में है वो हीजिंग जो है उनका सूबा है, वहाँ पे जाके ये ख़त्म होती है या वहाँ पे जाके इसका एंड पॉइंट है। तो आपको ये 4-5 चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो कराकोरम हाईवे है उसकी 810 माइल्स जो है वो उसकी लंबाई है और ये 1978 में मुकम्मल हुई तकरीबन 20 साल में। और पाकिस्तान में से N95 या नेशनल हाईवे N95 कहते हैं, चाइना में ऐसे चाइना नेशनल हाईवे 314, ठीक है, 314 उसका नाम है। और ये 3-4 बातें आपको मालूमात होनी चाहिए। नेक्स्ट है फीफा वुमेन वर्ल्ड कप। अच्छा, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो ये कप देखें औरतों का जो खेलना है बास्केटबॉल, इसके लिए ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप, जैसे हम क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है तो इसके लिए भी फीफा ने जो है, फिर आपको पता है फीफा जो है वो क्या करती है, वो फुटबॉल के वर्ल्ड कप करवाती है, ठीक है। बहुत फेमस जो ऑर्गेनाइजेशन है आप उसे कह सकते हैं। और इन्होंने वुमेन का, औरतों का शुरू करवाया था वो 1991 से शुरू करवाया था। कब से करवाया था? औरतों का जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप 1991 से करवाया था, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें 2023 में अभी कौन करेगा इसका, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसको को होस्ट करेंगे, यानी कि वहाँ पे वुमेन का वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। और जो अगर फीफा वर्ल्ड कप वुमेन की बात करें तो 1991 में हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमसे अक्सर ये पूछा गया है कि वेयर पाकिस्तान ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी। तो पाकिस्तान ने अपनी जो पहली एम्बेसी है, अच्छा एम्बेसी क्या होती है? एम्बेसी किसी भी मुल्क का कम्युनिकेशन होता है दूसरे मुल्क के साथ, यानी कि दो टेरिटरीज़ का आपस में जो कनेक्शन होता है उन्हीं एम्बेसी के जरिए होता है। यानी कि आपको किसी मुल्क से कोई मसला है तो आपने अपनी एम्बेसी में जो आपका एम्बेसडर है उससे कहना कि यार जाओ उनसे बात करो कि ये क्यों हो गया, या वो कोई दूसरी कंट्री है उसको आपको किसी तरह का कोई मामला दरपेश है तो वो सबसे पहले अपनी एम्बेसी से जो आपके मुल्क में उन्होंने ओपन की थी। दुनिया के जितने ममालिक हैं अमूमन सब ने एक दूसरी कंट्रीज़ में अपनी एम्बेसीज़ खोली हुई है। तो पाकिस्तान ने जो अपनी सबसे पहली खोली थी वो ईरान में खोली थी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? ईरान। हु वॉज द फर्स्ट लास्ट गवर्नर ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब। देखिए अनडिवाइडेड पंजाब की जब भी बात होगी तो जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान नहीं बनेगा तब थी। तो सर एवन जेंकिंस इनका नाम है, ये थे अनडिवाइडेड पंजाब के लास्ट गवर्नर। तो 1946 से 1947, ठीक है, पाकिस्तान बनने से पहले 1946 से 1947 सर एवन जो थे वो अनडिवाइडेड पंजाब के गवर्नर थे। अनडिवाइडेड लफ्ज़ याद रखना है, अक्सर ये पूछा जाएगा। अच्छा, वो कहते हैं एक बाल को अगर वर्टिकली ऊपर फेंका जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी 99.8 m सेकेंड में होगी, इसकी नीचे की तरफ गिरने की जो इसकी रफ्तार होगी। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ फ्लावर्स। देखिए लैंड ऑफ फ्लावर्स किसे कहते हैं? देखिए मुख्तलिफ कंट्रीज़ को, दुनिया के ममालिक को मुख्तलिफ खसूसियात की बुनियाद पे मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। और लैंड ऑफ फ्लावर्स देखें वहाँ की कंट्रीज़ के लोग बहुत ज़्यादा फूल उगाते हैं और उनका जो कंट्री है फूलों से भरा हुआ है, उन लोगों को बहुत पसंद है। तो ये नीदरलैंड के जो हैं लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो है जिन्होंने वहाँ पे फूलों की अफजाइश की हुई है। तो नीदरलैंड, लैंड ऑफ फ्लावर्स आपको नहीं भूलना चाहिए कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा फूल है। आप यूँ याद कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरती के लिहाज से जैसे लैंड ऑफ फ्लावर्स कहा गया है नीदरलैंड को, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ये एक नॉर्थ जिसे इन शॉर्ट हम नेटो बोलते हैं, ये क्या था? ये मिलिट्री अलायंस था। दुनिया की बहुत सी कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बनाया कि ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं इसमें उनका क्या करेंगे, अगर किसी दूसरी मुखालिफ कंट्री ने इन कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री पे हमला किया तो हम सब मिल पे उस पर हमला करेंगे, ठीक है। तो ये 4 अप्रैल 1949 में इन यूएस में हुई थी। ब्राज़ील कैपिटल ऑफ बेल्जियम इसका जो है वो मरकज़ है। अगर हम रिसेंटली बात करें तो 30 कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स हैं। और जब इसको बनाया गया था तब इसकी सिर्फ 12 कंट्रीज़ इसके फाउंडर थी। उन 12 कंट्रीज़ फाउंडर के मैं नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है।
और बाकी कंट्रीज़ के भी मैच हैं, और जो 2070 और मैसिडोनिया इसकी सबसे एंड में अभी जाके 2020 में जो है उसने मेंबरशिप हासिल की है। ठीक है, अभी इसकी जो नेटो है, यानी कि नेटो क्या है, इत्तेहाद है, फौजी इत्तेहाद है इन कंट्रीज़ का। तो 30 ममालिक का फौजी इत्तेहाद है इस वक्त नेटो का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ केम फ्रॉम, तो ये रखाइन म्यांमार से आई हैं। ठीक है, रोहिंग्या जो रेफ्यूजीज़ थी। नेक्स्ट इन जुलाई 1951 पाकिस्तान एंड फ्रांस, देखिए पाकिस्तान जो फ्रांस है, यहाँ पे दोबारा उसी एम्बेसी की बात करी है। तो पाकिस्तान और फ्रांस ने 1951 में जो है वो ओपन की थी अपनी एम्बेसीज। ठीक, व्हाट इज़ द मेन इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर इशू है, वाटर इशू है, लद्दाख इशू है। तो नहीं जी, हमारा और पाकिस्तान का जो है वो हमारे दो ममालिक का जो अहम तरीन इशू है वो कश्मीर है। जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हम इन दो कंट्रीज़ में जो है वो रह जाए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कश्मीर हमारा जो है वो हमारा हिस्सा है, और वो कश्मीरी लोग हमारे भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, और इंडिया ने नाजायज़ वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो वो शायर भी इसमें क्या खूब कहता है कि कोई बंदूक कोई तलवार तो कोई ज़बान से लड़ता है, कोई बंदूक कोई तलवार तो कोई ज़बान से लड़ता है। कश्मीर का बच्चा बच्चा खाली हाथ हर तूफ़ान से लड़ता है। ठीक है, तो कश्मीरी लोग हैं, उनकी एक जद्दोजहद अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। इन 1927 दिल्ली प्रपोजल ऑफ जिन्ना ही विड्रा। अच्छा, 1927 में दिल्ली प्रपोजल क्या था देखें। 1916 में लखनऊ में क्या हुआ था कि मुसलमानों के बहुत से मुतालबात जो है वो मान लिए गए थे, और इसी तरह देखिए पाकिस्तान जो बना इसमें मुख्तलिफ तहरीक चलती हैं। ठीक है, उन्हीं में एक 1927 में कायद-ए-आज़म ने कुछ पॉइंट्स रखे थे। वो पॉइंट्स क्या थे आपको मैं यहाँ बता दूँ। वो ये थे कि पंजाब एंड बंगाल को जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटीज़ एरिया करार दिया जाए, और हमें जो सूबे में जो है वो नुमाइंदगी दी जाए। सिंध को जो सेपरेट किया जाए, बम्बे से अलग किया जाए। ठीक है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो रिफॉर्म्स होती हैं उनमें जो पार्टिसिपेट दी जाए, और हमें 1/3 सीट्स दी जाए मुसलमानों को, 1/3 के वो जो कानून साथ दिया उसमें, क्योंकि वो हिस्सा ले सकें। क्यों हिस्सा ले सकें, देखिए जब हिंदू हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और दूसरी जो है और मुसलमान भी रहते हैं, ऐसा तो ना हो वो कोई कानून बनाए और मुसलमानों के खिलाफ बना दें। तो इसलिए मुसलमानों को जो है 1/3 जो कानून साजी में हिस्सा दिया जाए, कि जब तक इनकी ये मेजॉरिटी किसी भी कानून साजी में अपना मुकम्मल हिस्सा ना अदा करे तो वो कानून ना बन सके। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ कुछ बातें थे, और इनमें एक मुतालबा था कि जुदागाना इंतखाबात का भी। तो यहाँ पे क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटी करार दिया गया था। ठीक है, अब ये PPSC में पूछा गया है कि किसने कायद-ए-आज़म को एम्बेसडर करार दिया था, तो सरोजिनी नायडू ने जो है वो करार दिया था। ठीक है, तो तब 1927 में जो दिल्ली प्रपोजल था जिसमें जिन्ना ने ये सब बातें की थी कि हमें ये चीज़ें चाहिए जी, तो उसमें ये एक मुतालबा था जुदागाना इंतखाबात था। तो वहाँ पे गांधी और दूसरे लोगों ने कहा कि आप चलें इससे अगर पीछे हट जाएं, तो कायद-ए-आज़म ने भी कहा था ठीक है अगर हम इस एक पॉइंट से पीछे हटते हैं, लेकिन इसके बदले हमें बाकी जो हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो माने जाएँ। तो ये था दिल्ली प्रपोजल, और इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट से जो है वो पीछे हटने की कायद-ए-आज़म ने बात की थी कि अगर हमारे दूसरे तमाम मुतालबे यहाँ पे मैंने 6-7 पॉइंट पुट किए हैं, ये सब मान लिए जाएँ तो हम उसमें हट जाएंगे। ठीक है, तो 1906 में जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसी के बाद जो है कायद-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम यूनाइटी का एम्बेसडर सरोजिनी नायडू ने करार दिया था। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है। हु वाज निकनेम द फ्लाइंग हॉर्स। फ्लाइंग हॉर्स, उड़ता घोड़ा, अगर हम किसको कहा जाता है। देखिए हॉकी में क्या होता है, जब एक प्लेयर आता है वो बहुत ज़्यादा जो फास्ट भागता है वही जाहिर सी बात है अपनी टीम को कामयाब करा देता है। और समीउल्लाह खान जिन्होंने ओलंपिक्स में बहुत से मेडल जीते और जो ओलंपिक के बहुत अच्छे प्लेयर रहे, और इनकी ग्रेट स्पीड की वजह से इन्हें फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता है, समीउल्लाह खान को। ठीक है, पाकिस्तान के हॉकी के ये प्लेयर्स हैं जिनको ये टाइटल मिला था फ्लाइंग हॉर्स का। ठीक है, आपको ये भूलना नहीं है। नेक्स्ट है डिटेल द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ। अच्छा,
डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ क्या है, ये डार्विन की थ्योरी है, हम अक्सर सुनते हैं डार्विन के नज़रिए में, और अमूमन इसको थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी थ्योरी हो आपको पता हो उसके बारे में, तभी तो आप उसके खिलाफ या उसके जो है हक में बात करते हैं, आपको उस चीज़ की मालूमात होनी चाहिए। तो ये डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ या फिर सिलेक्टिव थ्योरी, इन दो नामों से पूछी जाती है कि सिलेक्टिव थ्योरी किसकी है, या डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ ये किसने ये जो आइडिया, ये जो हाइपोथेसिस है, ये किसने जो है पेश किया, तो ये डार्विन ने किया। ये क्या थ्योरी थी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। डार्विन का जो नज़रिया है, अगर मैं आसान तरीन अल्फाज में समझाऊँ तो यहाँ पे मैंने तस्वीर बनाई है 3। इसमें अगर मैं आपको एक, ये कौवा है, पहली तस्वीर मैंने दिखाया, तो इसमें नीचे चूहे हैं 2 रंग के, एक है रेड और एक है जो है आप कह सकते हैं एक वाइट है और एक आप ब्लैक कह सकते हैं, वैसे समझ लें। जो कौवे को है ऊपर से जो नज़र आते हैं वो इजीली जो है वो वाइट चूहे नज़र आते हैं, क्योंकि ब्लैक जो है उनका जो कलर है वो ज़मीन के साथ मिलता जुलता है, तो उसे ईजिली जो नज़र आएंगे वो वाइट आएंगे। अब कौवे ने वाइट खाया या ब्लैक खाया उसे असर नहीं पड़ता, उसको चूहे चाहिए। तो कौवे ने क्या किया, वाइट चूहे खाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे रेशो थी 4 थे ब्लैक और 4 थे वाइट, तो कौवे ने शुरू कर दिया। अब 4 में से क्या हो गया, 2 वाइट रह गए और 4 ब्लैक, क्योंकि ब्लैक को तो उसने नहीं कहा, उसको इजीली शिकार मिल रहा था, उसने अपनी एनर्जी जो है बचाई, तो उसने अब क्या हुआ, ब्लैक 4 हो गए और वो 2 हो गए। मज़ीद उसने कहा तो एक भी जो ब्लैक ना बचा, और 4 जो रह गए वो ब्लैक ही रह गए, एक भी वाइट ना बचा। तो डार्विन की भी यही थ्योरी है कि वक्त के साथ साथ जेनेटिक्स में जो चेंजेस होती हैं, इन्हीं के ज़रिए जो है चीज़ें चेंज होती हैं। ये एक डार्विन का नज़रिया है। आसान तरीन अल्फाज में मैंने ये समझाना था कि सिलेक्टिव थ्योरी है क्या, ये सही है गलत है, इसको अभी तक ये कोई प्रूव नहीं है, तो बहरहाल लेकिन ये थ्योरी ये है, इसे समझना चाहिए कि वो ये बात कहता है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, निशान हैदर जो जिसने सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी ने हासिल किया था, तो वह सरवर हुसैन साहब थे। 1971 की जंग में सरवर हुसैन शहीद जो थे, उन्होंने अपने जौहर दिखाए थे बहादुरी के, इसी वजह से उन्हें निशान हैदर मिला था। तो पाकिस्तान आर्मी के पहला वो शख्स जिसने निशान हैदर हासिल किया था या इसका जो अहल करार दिया गया था, उसका सरवर हुसैन शहीद थे, ठीक है, 1971 की जंग में उन्होंने हिस्सा लिया। नेक्स्ट है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। अगर क्वाइट इंडिया मूवमेंट की बात की जाए तो गांधी ने ये स्टार्ट की थी 8 अगस्त 1942 में ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2, और गांधी ने कहा था कि यहाँ से अब ब्रिटिश वाले लोग चले जाएं, ब्रिटिश जो रूल है इसका एंड होना चाहिए। ये इसी को अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट को। इसमें 1942 में 8 अगस्त को शुरू हुई थी, और इसमें डिमांड यही थी वर्ल्ड वार 2 के दौरान कि यहाँ से ब्रिटिश रूल ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंसेस की बात हो रही है कि वो सांस कैसे लेते हैं, तो स्पेकल्स होते हैं उनके अंदर, ये देखिए यहाँ पे इस तरह उनकी बॉडी के अंदर इस तरह नसें होती हैं, या आप उनके कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन अल्लाह ताला ने रखी है, उसी के ज़रिए वो सांस लेते हैं, तो उनको स्पेरिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो उनके ज़रिए जो है इंसेस्ट सांस लेते हैं। रिसेंटली अंटार्कटिका में जो टेम्परेचर है, उसको जो टेम्परेचर है वो 18.3, अच्छा 18.3 हम क्यों कह रहे हैं, देखिए यार भाई वहाँ पे क्या है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर पहली बात जो ऑब्ज़र्व किया गया है, तो ये अंटार्कटिका में 8.3 को किया गया है, रिकॉर्ड किया गया। अच्छा, यहाँ पे सेंटीग्रेड की बात करें, हम देखें कोई भी हम गर्मी या सर्दी को मापने के लिए आला क्या है, सेंटीग्रेड या सेल्सियस हम कहते हैं। सेंटीग्रेड क्या है या सेल्सियस क्या है। सेल्सियस की बात करें तो स्वीडिश साइंटिस्ट एंडर्स सेल्सियस ने 1942 में इसका जो कंसेप्ट दिया था, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है 0 सेंटीग्रेड होता है, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 100 सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस होता है, ठीक है, सेल्सियस का। और सेंटीग्रेड का भी यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है, इसका इसको F से डिनोट, फ़ारेनहाइट सॉरी, इसको F से डिनोट किया जाता है। और गैब्रियल फ़ारेनहाइट ये साइंटिस्ट था 1724 में, उसने ये सब बताया था। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इसका 12F होता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इसका 212F होता है, ठीक है। आपने इसे बार बार इस लेक्चर को सुने ताकि आपको ये याद हो जाए। हाउ मेनी ट्रेड्स आर मेड साउथ चाइना सी से, कितनी ट्रेड जो है वो 3.5 बिलियन। अच्छा, बिलियन और मिलियन कहते किसके हैं, 1 मिलियन कहते हैं 10 लाख को, ठीक है, और 1 बिलियन कहते हैं 10 करोड़ को या 1000 मिलियन को, ठीक है। 1 मिलियन कहते हैं 10 लाख को, और 1 बिलियन कहते हैं 10 करोड़ को या फिर 1000 मिलियन को।
वैसे आपको मतलब मेरी कोशिश है कि आसान फहम में आपको ऐसे हम लेके चलें कि मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद भी समझ रहा हूँ और आप लोगों को भी आसान तरीन आसान फहम अल्फाज में, जो कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करें एग्ज़ाम के लिए उनको कंसेप्ट होने चाहिए उनके माइंड में। ये नहीं हो कि बस टाइम वक्त ज़ाया किया उन्होंने, नहीं, आपको चीज़ों को मालूमात हो जाए, पेपर में बैठे आपको बहुत कंसेप्ट हो। अच्छा, फूड सिक्योरिटी विच ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट, देखिए यूनाइटेड स्टेट के जो है वो 6 ऑर्गन है और उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड सिक्योरिटी को देख रही है। फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि दुनिया जो खा रही है उस खाने में वो ग़िज़ाइयत भी है जो एक इंसान को ज़रूरत होती है, उन एक बच्चों को जो ज़रूरत होती है, या मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो ग़िज़ाइयत ज़रूरत है उनको वो मिल भी रही है। इस सब चीज़ को देखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट की है, नेशंस की है, वो है फूड सिक्योरिटी, फूड एंड एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 6 अक्टूबर 1945 में इसकी जो है बुनियाद रखी गई और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, ठीक है। तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर इसका नाम जो है वो रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करें तो ये एक रिपोर्ट बनाया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में। तेहरान क्या है? कैपिटल ऑफ ईरान है। हमने बात की थी पीछे कि पाकिस्तान ने अपनी पहली एम्बेसी कहाँ पे? ईरान में खोली थी और वहीं पे उन्होंने आज एक सरीना नाम से एक रिपोर्ट बनाया जो मॉडर्न रिपोर्ट है, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान ने बनाया, ठीक है। द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया जो है वो तबिलिसी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिसेंटली विच कंट्री डिड ज्वाइन यूरोजोन, तो ये लिथुआनिया है, हमने वो बात कर सकते हैं, कर गए हैं यूरोपियन यूनियन की। अच्छा, वहाँ पे जो मैंने बैंक बताया था कि वो 27 मुल्क आपस में जो मतलब वो करेंसी है कि यूज़ कर रहे हैं यूरो, और उन्होंने एक आपस में बैंक भी बनाया 27 लोगों ने, तो उनको यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB भी उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये अगेंस्ट जो है यूरो जो है उनमें से 27 में से 19 कंट्रीज़ में जो है आपस में वो यूज़ करें। अच्छा, डिटेल यहाँ पे नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि ट्रीटी इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट कंक्लूड बिटवीन स्टेट्स इन रिटन फॉर्म एंड गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ इन सिंगल स्ट्रक्चर। अच्छा देखिए, दुनिया में क्या होता है, मुख्तलिफ ममालिक कोई काम करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं, उससे पहले एक एग्रीमेंट करते हैं, ट्रीटी ऑन ट्रीटीज़। अच्छा, इन एग्रीमेंट दो दुनिया के मुल्क में जो एग्रीमेंट किया है, ऐसा एग्रीमेंट भी तो होना चाहिए जो उस एग्रीमेंट को देखे कि भाई ये जो एग्रीमेंट किया है इस पर अमल कैसे करना है, अमल ना किया तो क्या होगा। मतलब इन सब बातों का भी तो किसी ने जवाब देना ना। दो मुल्कों ने आपस में ट्रीटी तो कर ली, एक मुआहदा तो कर लिया और बाद में नहीं निभाया तो कौन जिम्मेवार है? तो उसी के लिए जो वेना कन्वेंशन है, इसी में जो इसे ट्रीटी ऑन ट्रीटीज़ बोला जाता है, उसमें बताया गया था कि क्या कवानीन होंगे जो दुनिया के ममालिक आपस में बैठ के कोई मुआहदा करेंगे, उसके क्या कवानीन होंगे, तो इसी को वेना कन्वेंशन कहा जाता है। उसमें यही बात की दो या दो से ज़्यादा ममालिक के दरमियान जो भी मुआहदा होता है, इस मुआहदे पर कैसे अमल करना है, इन सब के बारे में वीना कन्वेंशन में बताया गया, ठीक है। तो आपको ये वीना कन्वेंशन यही चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स, तो 1948 में पाकिस्तान ने ओलंपिक में जो है जी वो पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक गेम्स में। अच्छा, हुआ दी फर्स्ट ट्यूटर ऑफ लता मंगेशकर अमान अली ख़ान है। अगर हम बात करें साइंस की, वो कौन सी साइंस जो डील करते हैं विद डिजीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो आंख से नज़र नहीं आते, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो कहते हैं साइंस की उस फील्ड का क्या नाम है जो इसको डील करती है, जो इसको देखती है, जो इसकी तहकीक करती है, डिजीज़ के ऑर्गेनिज्म के बारे में देखती है कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है, इनकी एंटीबायोटिक कैसे बनाई जाए, या इसमें मज़ीद जो डिटेल पढ़ती है उसे पैथोलॉजी कहते हैं। यानी कि डिजीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म को डील करने वाली साइंस, यानी कि जो इसको स्टडी करती है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं जो लोग इसको, वो कि कौन सी साइंस पे अमल कर रहे होते हैं या वो कौन सी फील्ड होती है साइंस की, उसे पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ डीलिंग विद डिजीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो इसको कहते हैं। कंट्रोल प्लस एन इज यूज फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। देखें कंट्रोल प्लस एन क्या है, देखें कंट्रोल पर मैंने शॉर्टकट की है। अगर हम यहाँ पे मैंने कोई भी अगर MS वर्ड हो या फिर पावर पॉइंट हो, अगर मैं कंट्रोल प्लस एन यहाँ पे भी प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे एक न्यू जो है हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, ठीक है। तो वो जो मेरा पुराना है ये मैंने यहाँ पे स्लाइड में, इसके लिए न्यू डॉक्यूमेंट जो ओपन हो गया, इसके यहाँ से भी आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एन है, उसमें न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको मैं कोशिश होगी प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा करके दिखाऊँ आपको। BCC स्टैंड अगेन कंप्यूटर से लिया गया है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो BCC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी विच इज़ यूज फॉर ओपन ए वेबसाइट। अब किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, जैसे फायरफॉक्स। अभी जैसे यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया अपनी फैज़ी पोर्टल, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे अपनी वेबसाइट मैंने ओपन की है। आप FAIZIPORTL पोर्टल www फैज़ी पोर्टल पे जाएंगे तो आपको ये मेरी वेबसाइट, या फिर ये मैं अब यूट्यूब पे मैंने एक्सेस किया है, तो ये किस ब्राउज़र के लिए ये मैंने की हुई है, फायरफॉक्स के ज़रिए। इस तरह बहुत से क्रूम होता है, फायरफॉक्स, और फिर बहुत से जो है आपको ब्राउज़र मिल जाएंगे ये वेबसाइट को ओपन करने हैं आपकी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट इंडेक्ट की बात करना है तो हारिस सैड हाउ क्लेवर आई वाज, तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग करेंगे वो हारिस एक्सक्लेम्ड कर रहा है ही वाज वेरी क्लेवर, ठीक है। तो इसके जो मज़ीद जो यहाँ के इंग्लिश के जो मेरे लेक्चर जो है हमारे, हमने सिनोनिम एंटोनिम भी पढ़ रहे हैं, तो मज़ीद जो इस पर भी है मैं लेक्चर अपलोड कर दूँगा कि इनकी एक एक डिटेल के बारे में। अच्छा, यहाँ पे आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूज़ियम, तो इसका हम जो बनाएंगे आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूज़ियम बाय माई सिस्टर आएगा। ही सैड होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ये एक जो है वो एक नेचुरल बात, जो होनेस्टी क्या होती है, एक बेस्ट पॉलिसी होती है, ये लॉ हम बता रहे हैं, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ही सेज डैट होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ये एक सच है। ही सैड टू मी लीव द रूम, आज उसने उसे क्या क्या ऑर्डर दिया कि क्या करो, रूम छोड़ दो, डू नॉट रिटर्न, और वापस ना आओ, तो ही ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम एंड फॉरबेड हिम टू रिटर्न। नेक्स्ट है ही सैड टू मी विल यू हेल्प मी, उसने मुझसे यानी कि जो उस वक्त पूछा कि क्या मेरी हेल्प करोगे, तो ये पुराना अब वो किस तरह दूसरा बंदा बताएगा, वो कहेगा ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड हेल्प हिम, तो उसने मुझे पूछा था कि मैं कहाँ उसकी हेल्प करूँगा, ठीक है। ट्रेन रीच, तो इसमें जो प्रैपोजिशन वो एट होगा, एट 9 o'clock, तो वक्त बताने के लिए जो प्रैपोजिशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो एट यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिनोनिम ऑफ नेम, हियर वर्ड इज नेम का मतलब होता है बेवकूफ़ बनना, तो इसका क्या होगा, अगर हम सिनोनिम का मतलब होता है हम अल्फाज मायनी, तो इसके हम अगर नीचे देखेंगे तो इडियट, इंटेलिजेंट, सेंसिबल, समझदार, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा, या इडियट का मतलब जाहिर सी बात है बेवकूफ़ होगा, तो इनेन का मतलब हमने पढ़ा है बेवकूफ़, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका क्या होगा, इडियट, हम अल्फाज मानी। दिस सिनोनिम ऑफ एक्सूड का मतलब होता है निकलना, बहना, और ओजी का मतलब भी होता है बहना, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एनोलॉजी देखते हैं, एनोलॉजी ऑफ कॉफ़ी एंड बेवरेजेस। हियर द वर्ड इज बेवरेजेस का मतलब क्या होता है, मशरूबात। तो मशरूबात यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमने वर्ड मशरूबात कहा तो यहाँ पे काफ़ी कहा, यानी कि वो मशरूबात जो हम पीते हैं क्या होता है, काफ़ी होती है। तो इसी तरह स्नैक का मतलब होता है नमकीन, और बर्गर का क्या मतलब होता है, जो हम बर्गर कहते हैं वो नमकीन। तो इसमें भी जो है वही मुमासलत है जो इसमें, यहाँ पे जो दूसरी बात बताई गई है वही उससे पहले से जो है रेलेवेंट है, तो यहाँ पे भी स्नैक्स रेलेवेंट है, बर्गर, ठीक है। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेट, अच्छा यहाँ पे दोबारा एनालॉजी हमसे पूछी गई है, मिराज एंड डेजर्ट। अच्छा, मिराज क्या होते हैं, जो डेजर्ट में, सहराओं में आप कभी देखें तो एक पानी का दूर अक्स नज़र आता है कि वहाँ पे एक पानी का चश्मा है या छोटा सा कोई हिस्सा है जहाँ पे पानी है, जैसे ये रोड पे आप देख रहे हैं। तो इसी तरह आगे डेजर्ट वर्ड है, तो इसी तरह स्काई के पीछे रैम्बो है, स्काई में क्या होगा, आपको पीछे रैम्बो नज़र आ रही होगी, डेजर्ट में मिराज नज़र आ होगा, तो इसमें यही जो है मुमासलत है। सेंड दिस पार्सल, अब किसी एड्रेस की बात करें तो टू एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे टू प्रपोजिशन यूज़ होगा। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो दे डिसाइडेड टू बाय द हाउस बिकॉज इट्स लोकेशन, उसकी लोकेशन वुड अलाउ देम टू गो टू वर्क वेरी इजीली, इसमें ये कम्बिनेशन इसमें आएगा। विच वन इज़ करेक्ट, द लिबरी लॉस ऑल इट्स बुक्स, ये इसको करेक्ट है। शी वॉज सिटिंग डैश हर मदर बिसाइड हर मदर, यानी कि बिसाइड का क्या मतलब होता है, साथ। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये मैंने एक तस्वीर बनाई है जिसमें बिसाइड क्या है, किसी चीज़ के इंसान साथ हो, ठीक है, बिल्कुल साथ बैठा हो। बिहाइंड उस किसी चीज़ के पीछे होता है, इन किसी चीज़ के अंदर होता है, ऑन किसी चीज़ के ऊपर होता है, बिटवीन किसी दो चीज़ों के दरमियान, तो बिसाइड, BASID, ठीक है। बिसाइड का मतलब है किसी चीज़ के साथ। शी वाज सिटिंग, वो बैठ रही थी अपनी हर मदर, अपनी वालदा के साथ, ठीक है, बिसाइड। इंटरनेशनल डे टू एंड कॉर्पोरल
पनिशमेंट, तो यहाँ पे कॉर्पोरल पनिशमेंट का क्या मतलब है? कॉर्पोरल का मतलब है कि जो आप पनिशमेंट दो किसी को, यानी कि काम वाली जो पनिशमेंट हो, तो उसका जो बच्चों को देना मुशक्क़त वाली, कॉर्पोरल का मतलब होता है मुशक्क़त वाली, उसको एंड होना चाहिए। उसको जो दिन मनाया जाता है वो 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल को हम ये तहिया करते हैं कि बच्चों को हम मुशक्क़त वाली तकालीफ या पनिशमेंट नहीं देंगे। ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ? तो इस वक्त कॉमनवेल्थ में 54 कंट्रीज़ हैं वेल्थ कॉमनवेल्थ में। ये दिसंबर 11 1931 से 1949 तक जो है इसका कुछ और नाम था, ठीक है, कॉमनवेल्थ जो था नहीं था। इसके बाद ये कॉमनवेल्थ थी, इसके जो मेंबर्स हैं वो 54 मेंबर्स इसके कॉमनवेल्थ हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने अगर हम बात करें, अक्सर पूछा जाता है कॉमनवेल्थ जो है वो पाकिस्तान ने 1947 में जो है इसे ज्वाइन किया था। इसके बाद 1972 में इसे लेफ़्ट कर दिया था, छोड़ दिया था। दोबारा क्यों छोड़ा था? क्योंकि जो कॉमनवेल्थ है ना, उसने बांग्लादेश को एज ए कंट्री मान लिया था, तो हमने इसलिए 1972 में कॉमनवेल्थ को छोड़ दिया था और इसे दोबारा रीज्वाइन किया था 1989 में। उसके बाद 1999 में जो है वो मुशर्रफ के लिए वजह से हमें मुअत्तल कर दिया था 2004 तक। दोबारा 2006 से 2008 में फिर हम रीज्वाइन किया इसे। हमें 2 बार मुअत्तल भी किया गया और एक बार हमने ख़ुद भी इसे कॉमनवेल्थ को छोड़ा, ठीक है। ये क्या देखती है कॉमनवेल्थ? इसमें भी यही होता है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए जो ट्रेड और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है उनको लिए आसान बनाई जाए। तो इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स भी जो है वो किए, और सबसे पहले कॉमनवेल्थ जो 1930 से जो है कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज़ इससे पहले ही कर दिया गया था, ठीक है। UN ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर टूरिज़्म। अच्छा, यहाँ पे जो टूरिज़्म की बात करें, यानी कि जो दुनिया में सैर व सियाहत होती है, अगर उसकी हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन जो देख रही होती है कि सियाहत के लिए दुनिया में जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ दे रही हैं, यानी कि जैसे कोई एयर टिकट होती है, जहाज़ का आना जाना होता है, या वहाँ पे जो रिहाइश होती है टूरिज़्म के, या वहाँ पे उनकी जो सेफ्टी होती है, इन सब चीज़ों को जो देख रही होती है, टूरिज़्म को प्रमोट कर रही होती है, वो वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन होती है UN की, ठीक है। वो इन सबको देख देती है। UN सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसका प्रेसिडेंट जो चेंज होता है अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में चेंज होता है, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया कि UN का जो है वो 6 ऑर्गन होते हैं, तो ये भी उसका UN सिक्योरिटी ऑर्गन काउंसिल जो है, अगर किसी को UN का मेंबर बनना हो तो सबसे पहले उसे दरख्वास्त UN सिक्योरिटी काउंसिल में देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसकी जो कब बनाया गया था, अक्टूबर 25 1945 में ही इसको UN सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। UNSC इसकी ऑब्जर्वेशन है। Which organization target to have no more than 3% of the world population living on just $1.90 a day? अच्छा, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि 3% दुनिया की पॉपुलेशन जो रहेगी वो सिर्फ $1.90 एक दिन के ऊपर रहेगी बाय 2023 तक। 3% दुनिया की वर्ल्ड की पॉपुलेशन। विच इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान? तो थर हमारा जो है वो सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, सहरा है हमारा, ठीक है। गोमल जम डैम जो है वो KP के खैबर पख्तूनख्वा में है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं। अच्छा, करेक्ट द फॉलोइंग, अ वाइट एंड ब्लैक डॉग। यहाँ पे काला और गोरा, वाइट, काला और जो ब्लैक डॉग है वो जो है वो भौंक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक जो बताया उसमें वो जो डॉग है वो उसका जो रंग है वो काला और गोरा दोनों है, ठीक है। वाइट एंड डॉग, ब्लैक डॉग। इस बार प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रुथरफोर्ड ने, जो प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन, उनको जो डिस्कवर करने में जो सबसे अहम किरदार जिसने अदा किया वो अर्नेस्ट रुथरफोर्ड नामी जो साइंसदान था। ब्रोंजे इज़ अलॉय। अलॉय क्या होता है? जैसे आपने स्टील को देखा होता है, तो स्टील आयरन और कार्बन से मिलकर बनता है, मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना होता है। इसी तरह ब्रास जो है ये कॉपर और जिंक, ये अक्सर ब्रास और स्टील का पूछा जाता है कि ये किस चीज़ के अलॉय है। ब्रास किससे मिलकर बनना है? कॉपर और जिंक से। और जो स्टील है वो किससे? कार्बन और आयरन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोंजे का पूछा गया, ये कॉपर और टिन से मिलकर बना है, ठीक है। ये 3 बहुत अहम सवाल हैं PPSC में अक्सर पूछे जाते हैं।
ये ताइवान 1 मिशन चाइना का है, ये मार्स से रिलेटेड मिशन है, चाइना जो चाइना का है। पोर्ट कासिम की बात करें तो किस सिटी, किस शहर के नज़दीक है, तो कराची के नज़दीक है। पोर्ट कासिम जो है वो कराची के नज़दीक है, पोर्ट है। मुग़ल अम्पायर अकबर बादशाह की बात करें तो 1582 में इसने जो है वो अपना एक दीन इलाही जो है इन्फोर्स किया था। ये जो बादशाह था ये अगर हम ये कहेंगे मुसलमान और हिंदू का एक अजीब मिक्सचर था, जिसने अपना एक खुद दीन बना लिया। इसने कहा कि ये जो आप लोग लड़ते हो इसलिए लड़ते हो कि ये जो आप दोनों के पास यानी कि मुस्लिम और हिंदुओं के पास जो है दीन है, इसमें जो मैं खुद इसमें जो है दोनों में अच्छाई पैदा ऐसी कुछ करके सारी दुनिया को ऐसी मैं अपने दीन इलाही जो इसने एक कायम कर दिया था अपना दीन, ठीक है। तो इसने 1582 में एक दीन इलाही के नाम से अपना मज़हब शुरू कर दिया था, क्योंकि ये बादशाह था तो इसने अपनी राया को उस पर नाफिज कर दिया था, ठीक है। तो इसके ख़िलाफ़ उस वक्त के शेर अहमद सरंदी अल मारूफ मोअज़्ज़ज़ अल-फ़सानी ने जो है आवाज़ उठाई थी, और बहुत से जो अकाबरीन हैं जो कलमा हक़ कहने वाले हैं उसने इनके ख़िलाफ़ बोला था, और अशार भी कहे गए थे कि गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्स गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिलत का निगहबां, अल्लाह ने बर्वक्त किया जिसको ख़बरदार, ठीक है। तो इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठी थी, ठीक है। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग, एक नौजवान इंसान पे, अडल्ट इंसान में 206 हड्डियाँ होती हैं, और जबकि एक बच्चे में जब वो पैदा होता है तो 300 हड्डियाँ होती हैं। तो वो 300 बाद में क्या होता है, नशो बांध पाते बहुत सी हड्डियाँ एक ही हो जाती हैं, तो उनकी बात हो रही है, ठीक है। एक बच्चे में 300 और एक नौजवान आदमी 206 होती हैं। इन जर्मनी हेड ऑफ स्टेट्स की बात करें तो फेडरल चांसलर होता है। वाइट हेवन बीच, उसका कलर क्या है इस बीच का, बड़ा ही वाइट का है, ये क्वींसलैंड में है, ठीक है। पाकिस्तान को कितने वोट रिक्वायर्ड थे, तो उस वक्त 12 थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज स्टार्ट F5 होता है, जैसे कि ये मैंने किसका क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है स्लाइड शो में। अब क्या है, पावर पॉइंट में हमने स्लाइड शो, जैसे कि मेरी अकेडमी है, हमें वहाँ पे डेली 3 चीज़ें देते हैं, एक पास पेपर देते हैं, इस तरह उसके वीडियो लेके होते हैं, 100 MCQs इंपॉर्टेंट होते हैं, और 20 नंबर की इंग्लिश होती है। तो मैंने ये समझाने के लिए 3 जो है वो बनाए। अब इन 3 बनाने को अगर मैंने इसे स्टार्ट करना तो F5 जैसे मैं प्रेस करूँगा, देखें ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जैसे कि ये पहले नंबर, दूसरे नंबर मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर में मैंने ये बताया कि डेली आपको 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स, 5 इडियम और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दिए जाते हैं। 220 MCQs डेली दिए जाते हैं, और डेली इनका ऑनलाइन टेस्ट होता है। आप अकेडमी रब्ता कर सकते, पढ़ भी सकते हैं। स्केप दबाने से ये ख़त्म हो जाएगा, तो F5 दबाने से ये प्रेजेंटेशन ओपन हो जाती है। तो आपने समझा इस चीज़ को, ठीक है। F5 क्या है। Which country has filed a case against Myanmar in International Court of Justice? तो गैम्बिया ने किया था। गैम्बिया का मानना था वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गई, जो कि यूएन का ऑर्गन है। उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ जो है वो एक ख़ास तबके को मारा जा रहा है, उसको जो रोहिंग्या हैं वो म्यांमार में रहते हैं, उनको मारा जाता है, राखाइन स्टेट में मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। तो उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके यही बात की, ठीक है। जिनोसाइड हो रहा है वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिवर और बलोचिस्तान, तो मुल्ला और डैश ये उन्हीं के हैं, गिज़र नहीं है उसका जो रिवर है। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं ग्रीस सन्फ का ताल्लुक किससे है। देखें जो उर्दू का पोर्शन भी है पंजाब पुलिस सर्विस का, इसको भी आपको डिटेल से करना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, आपके मार्क्स मिस हो जाएंगे। मैं आपको इसकी एक मिसाल अभी देता हूँ। यहाँ पे ग्रीस सन्फ का ताल्लुक है कसीदा, आपने ये रटा मार लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कसीदे के 4 अज़्ज़ा होते हैं, उन्हीं में एक अज़्ज़ा ग्रेज़ है। तो आपको यहाँ बताऊँगा मैं कसीदा क्या है। कसीदा कसद से निकला है, जिसका मायने इरादा के हैं। और कसीदा क्या होती है, एक ऐसी अशार वाली नज़म होती है जिसमें किसी बादशाह की तारीफ़ के पुल बांधे जाते हैं। इसके 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है तशबियात। तशबियात देखिए, जैसे यहाँ पे गुरेज पूछा जाता है, अगर यहाँ पे आपको तशबियात पूछा जाता है तो आप तो बैठे थे, आपको नहीं आता। तो जो तशबियात होती है, इसमें क्या होता है एक तो ये पहला हिस्सा होता है कसीदे का, और इसमें इश्क व आशिकी की बातें की जाती हैं। इनमें जो अशआर होते हैं वो इश्क व आशिकी के गहरे होते हैं, और उसका लाजमी नहीं कसीदे के दूसरे हिस्से से कोई ताल्लुक भी हो, यानी कि वो पहले हिस्से में इश्क व आशिकी की बातें होंगे। दूसरा हिस्सा इसका गुरेज होता है, जो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि गुरेज सन्फ का ताल्लुक किससे है, ठीक है। तो जो गुरेज होता है उसमें क्या होता है, इस हिस्से में कसीदा ममदू, यानी कि ममदूद का जिसके बारे में कसीदा लिखा गया है उसका तारुफ कि वो कौन है, क्या है,
उसका तारुफ किया करवाया जाता है, ठीक है, गुरेज से यहाँ जो पूछा गया। इसकी तीसरी जो है वो मदा है, उसमें ममदू की मदा सराई होती है, यानी कि जिसके बारे में ये कसीदा लिखा गया है उसको मुबालगा राई होगी, ज़मीन और आसमान के कलावे एक किया जाएगा, ज़मीन आसमान को झूठ फरेब सारा कुछ डाल दिया जाएगा कि भाई वो यूँ है वो यूँ है, ये कसीदा। और इसका जो चौथा है वो दुआ है, उसमें एंड में उसके बारे में दुआ होगी जिसको कसीदा लिखा गया है, तुम बुलंद रुतबे के हो, तुम ये वो बाच। तो आपको ये कहानी थोड़ा सा पीछे है, कसीदा क्यों कहते थे, क्योंकि देखिए पहले बादशाह होते थे और बादशाहों में क्या होते थे, जो ये शायर लोग होते थे ये होते, अब इनकी कमाई का ज़रिया तो यही होते थे, बादशाह जो दे दे, तो ये बादशाह के लिए कसीदे कहते थे। उसमें बहुत से अशार होते थे, कम से कम 19 अशार, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई तादाद नहीं है। वो अशार में ये 4 चीज़ें होती थी। पहले अशवाश की ये बातें, गुरेज़ में उसकी बताया जाता था कि वो बादशाह कौन है, उसका तारुफ क्या है, मदाह में उस बादशाह के बहुत ज़्यादा तारीफ़ें, और एंड में उसे दुआ दे के, और बाज़ों का दुआ के बाद उससे ये भी कहा जाता है कि मेरी हालत देखो, मतलब वो शायर कहता था कि मुझे कुछ दो। तो ये कसीदे के 4 अज़्ज़ा हैं, उसमें एक गुरेज़ है, ठीक है। तो उर्दू को भी आपने थोड़ा सा इस तरह पढ़ना है। अंजुमन तरक्की जो इदारा है, इसने उर्दू की जो मशहूरी के लिए, उर्दू की फैलाव में बहुत अहम किरदार आ गया, ठीक है। ये कराची में वलीद इकबाल ने अलामा इकबाल की आप बीती किस नाम से लिखी, तो इकबाल नामे के नाम से लिखी। अलामा इकबाल ने कानून साज और पीएचडी की डिग्री, कौन सी डिग्री, यूरोप से की। देखिए अलामा इकबाल ने जो यहाँ पे बीए की, इसके कानून साजी और पीएचडी, ये 3 डिग्रियाँ जो है वो यूरोप से ली थी। काता और दौड़ी, ठीक है, काता और ले दौड़ी ये ज़रबुल मिसल है, तो इनमें से ले दौड़ी के नहीं है, तो ये काता और ले दौड़ी, यानी किसी को काटा और वहाँ से ले दौड़ी, तो ये जल्दबाजी में कोई काम करना, ठीक है, उसको उसके लिए ज़रबुल मिसल इस्तेमाल की जाती है, इस जल्दबाजी उजरत के लिए, ठीक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसको आराब लगाने का हुक्म दिया, तो हज़रत अबू अस्वद रहमतुल्लाह अलैह को जो है वो दिया था। तबलीग इस्लाम का हुक्म किस सूरत में आया, तो 2 सूरतों में, सूरत शुअरा आयत नंबर 214 में तबलीग इस्लाम का हुक्म मौजूद है, और सूरत माइदा आयत नंबर 67 में तबलीग इस्लाम से मुतल्लिक़ अहकामात मौजूद है। तो आपको थोड़ा सा इसे सुनना है। देखें तबलीग इस्लाम क्या, कि इस्लाम की तबलीग करना, इस नबियों के काम वाले काम को, जो क्योंकि हम उनकी उम्मत हैं तो हमने भी इस्लाम की दावत देनी है दूसरों को। तो ये सूरत शुअरा आयत नंबर 214 में भी कहा गया, और सूरत माइदा आयत नंबर 67 में भी तबलीग इस्लाम के बारे में बताया गया। तो आपको याद लीजिए। नेक्स्ट हो सकता है वो इसमें किसी सूरत का नाम दे दें। नेक्स्ट है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कितनी इम्हातुल मोमिनीन यानी कि जो हमारी माएँ हैं वो हयात थी इस दुनिया में, तो सही जवाब है 9। हमारी 9 माएँ उस वक्त हयात थी, उनका नाम जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हज़रत सुदा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिन रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत सुफिया रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा अजमाइन। तो इन जो 9 हमारी माएँ थीं उस वक्त ये हयात थीं, यानी कि इस दुनिया में थीं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से जो है रुखसत इनायत फरमाई। जादूगर जब हज़रत मूसा पर ईमान ले आए तो इन्हें फांसी हुक्म दिया, तो जादूगर ने क्या किया। देखें जादूगरों ने, ये वाक़या यूँ है कि फ़िरौन ने जब कुछ शहर के जो नामी गिरामी जादूगर थे या उस मुल्क के, उन सब को इकट्ठा किया, तो उन्होंने अपनी लाठियों जो डाली, वो तो ज़ाहिर सी बात है उनकी क्या थे, जो मतलब शुबदाबाजी थी, वो हकीकत में तो कुछ नहीं थे। जबकि हज़रत मूसा ने जब डाला अपना आसा, तो वो इतना बड़ा सांप या इतना बड़ा सद्दा या वो बना कि उनने उस सब सांपों को खा लिया। तो ये बात जब उन्होंने देखी उन जादूगरों ने, तो उनको तो पता था कि हमारी शुबदाबाजी और ये तो हकीकत हो गया। तो वो सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आए, और जब वो ईमान ले आए तो तब जो है वहाँ पे उनको सज़ा के तौर पे उनको जो है उनको सज़ा दी गई फांसी की। तो उन सब ने ईमान से नहीं हटे थे, जबकि वो ज़ाहिर सी बात है वो इस्लाम ले आए थे और वो शहीद हो गए थे, ठीक। हज़रत मूसा पर वो ईमान ले आए थे। ग़ज़वा बदर में मुहाजिरीन की तादाद कितनी थी, तो 82 मुहाजिरीन की तादाद थी, और 231 जो है वो अंसार थे। टोटल 313 थे। ग़ज़वा बदर तो 2 हिजरी में 17 रमज़ान 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर लड़ी गई, और इसमें मुसलमान 313 मुसलमान थे, उसमें 82 मुहाजिरीन और 231 अंसार थे।
ठीक है। इसे यौमुल फुरकान ग़ज़वा बदर जो कि 2 हिजरी 17 रमज़ान को हुई थी, इसे यौमुल फुरकान भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे 17 रमज़ान, यहाँ पे डेट भी मैंने मान किया 624 AD, ये भी आपने याद रखना है। और बाकी जितने ग़ज़वात जिस तारीख को हुए थे वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। हमने बड़ा डिटेल से स्टडी करनी है और किसी भी इम्तिहान को आप ये इस मेरे लेक्चर्स के बाद आप कर सकते हैं। ग़ज़वा बदर 2 हिजरी को, ग़ज़वा 3 हिजरी को, ग़ज़वा जो यहाँ पे नाम नहीं है, ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी को, सुलह हुदैबिया 6 हिजरी को, ग़ज़वा मुता 7 हिजरी को, ग़ज़वा हुनैन 8 हिजरी को, ग़ज़वा तबूक जो है वो 9 हिजरी को लड़ा गया। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी। उसमें जो शहीद हुए थे हमारे 14 जो है हमारे असहाब जो है वो उसमें शहीद जाम शहादत नोश किया था। उन 14 असहाब के नाम भी मैंने ये मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद कुफ़ार के 1000 आदमी थे, हमारे जो मुसलमान थे, हमारे जो सहाबा कराम थे वो 313 थे। कुफ़ार जो थे वो 1000 आदमियों पे मुश्तमिल थे। इनका अबू जहल लीडर था, जो अबू जहल भी ग़ज़वा बदर में मारा गया था। अबू जहल कौन था? इनका उस वक्त लीडर था ग़ज़वा बदर में, और अबू जहल ग़ज़वा बदर में मारा गया था, ठीक है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान रिश्ता जो ससुर का था। हज़रत उमर की बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु हमारी उम्मत की माँ हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी, ठीक है। तो हज़रत उमर की कौन सी बेटी अक्सर पूछा जाता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी, तो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु था। ग़ज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम ग़ज़वा खंदक है, जो कि 5 हिजरी को हुआ था, ठीक है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में है। पहला ड्रामा अंधर सभा है। इब्लीस की मजलिस शोरा अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ है। तोता कहानी का उर्दू तर्जमा हैदर बख्श हैदरी ने किया है। बहादुर शाह ज़फ़र रंगून में कैद थे, ठीक है। आपको ये आना चाहिए। आज का जो ये हमारा पास पेपर था 2021 का, ये पास पेपर था, हमने ये मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ा। और आपने इस लेक्चर को बार बार सुनना है। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आप जाके सर्च करेंगे, यहाँ पे आप सर नासिर NSIR और FAIZIPOR पोर्टल लिखेंगे तो आपको ये लेक्चर YouTube पे मिल जाएगा। ये पास पेपर हमारा पहला है, मेरी ये पहले सर नासिर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मेरे YouTube चैनल पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप सिनम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स और 100 इंपॉर्टेंट MCQs और पास पेपर जो है वो भी हमने आज यहाँ पे पुट डालूंगा। या फिर मेरी ये नोट्स देखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है www.faizi portal FAIZIPORT पोर्टल, यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे ये जो पहली यहाँ पे faiziportal.com है, इसको जाना है, ओपन करना है। और यहाँ पे आपने पास यही जो इसके नोट्स भी मेरे मिल जाएंगे, ताकि आप यहाँ पे PPSC मॉडल पेपर यहाँ पे चले जाएं। और ये जो हमने आज किया है इसके ये तमाम नोट्स मैंने यहाँ पे एक एक MCQ की डिटेल और उसके बारे में ये किया। आपने पास पेपर की तैयारी ही इसी तरह करनी है कि आपको समझ आए। और ये किसी भी इम्तिहान के लिए जो मैंने लेक्चर दिया आपको ये कंसेप्ट आएंगे। और अकेडमी भी आप प्राप्त कर सकते हैं, इसमें रेगुलर टेस्ट होते हैं और बहुत एक मुनासिब सीरीज़ होती है जो हम लेते हैं। और आपको बहुत अच्छे तरीके मैं आपको आइडियाज़ दूंगा। मैं कभी ये नहीं कहता कि आपने मेरे पास आज कामयाब होना, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर पढ़ाऊँगा कि आप कहीं पे भी जाके ना आप मार नहीं खाएंगे। इंशाल्लाह आपको चीज़ों की समझ होगी। और आपको पाकिस्तान में सबसे बड़ा टेस्ट सिस्टम मेरे पास मौजूद है, जिसमें किसी भी आपने मॉडल पेपर्स के टेस्ट दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट MCQs के टेस्ट दे सकते हैं, सिनम्स के टेस्ट दे सकते हैं, एंटोनिम्स के टेस्ट दे सकते हैं, ईडियम्स के टेस्ट दे सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, कंप्यूटर के, जियोग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट के आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। जो कि इसमें हमारी GK की तैयारी में आप, ठीक है। तो पास पेपर को इसी तरह आपने पढ़ना है। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। और आपको कमेंट जो आपको पसंद आए, आपने जो जो बातें इसमें सीखी हैं आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, अदरवाइज़ वो मज़ा नहीं आता। आपने जो बातें कमेंट में बैठ के लिखी हैं, जो टाइम आप यहाँ पे लगाएंगे ना वो टाइम आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मेहनत करनी है और इंशाल्लाह। और आप अगर अच्छा ये आपने अब 100 MCQ सुन लिए तो इसके बाद आप यहाँ पे ये इस नंबर दिया गया है, इस पर रब्ता करें। और इसका मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वो टेस्ट लिंक प्रोवाइड करूँ, जिसमें ये 100 MCQs होंगे। और आप हैरान रह जाएंगे कि आपको बहुत से याद हो जस्ट सुनने से। तो इस तरह की तैयारी करने के लिए आप रब्ता करें faiziportal.com में या सर नासिर YouTube चैनल। चलें, वस्सलाम। आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम होता है।